जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं पुनः अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें से हम लोग जो है कि आज सुपर संडे में उपस्थित हुए हैं। तो यह आज थोड़ा सा समय का कम अभाव होने के कारण हम लोग जो है कि आज कमेंट को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग लास्ट में कमेंट को आप लोग को देंगे। आप लोग जो है कि कमेंट का जवाब दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के हुए आज ये 20 मिनट का हम लोग सेशन बनाएंगे। थोड़ा समय का अभाव है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो उसमें से आप लोग को बता दें, आज सुपर संडे में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लगभग 150 से 200। आप लोग इस सेशन को जो है कि फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आप लोग को बताना है आज का पहला सवाल कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो वो आता है कलकत्ता। किसके अंतर्गत आता है? यानी अंडमान निकोबार जो आपका हाईकोर्ट, अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप समूह है वो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत में आता है। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में आजादी से पहले कुल 7 हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। उसमें से आप लोग को पता है कि 1861 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय आपको जो है कि 3 हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था 1862 में। 1861 अधिनियम के तहत 1862 में भारत में जो है कि 3 हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। एक कलकत्ता खुद का किया गया था, उसके बाद फिर आपका बंबई का किया गया था, और एक आपका चेन्नई यानी मद्रास का किया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर बात करते हैं कि भाई पटना यानी कि बिहार के अंदर पटना हाईकोर्ट है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में, यह सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में। भारत के अंदर में वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है इसका स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में किया गया था। और उसमें 3 अन्य न्यायाधीश बने थे और एक मुख्य बने थे। और एक मुख्य जो बने थे वह सर इलिजा इम्पे थे, और 3 जो अन्य बने थे वह लेम्बेस्टर, चैम्बर्स और हाइट थे। और आप लोग को बता दे कि आगे चलकर आपका 1935 अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। और संघ न्यायालय की स्थापना करके इसे 1950 ईस्वी में मॉडिफाई करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि कुल न्यायाधीश की संख्या 8 हुआ करती थी। और 8 जो हुआ करते थे 1 और 7 के रेशियो में। और वह जो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वह बने थे आपके, याद रखिएगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। और 7 अन्य बने थे, कुल 8 बने थे। लेकिन समय पर बढ़ते बढ़ते आज 2024 का जो हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, इसमें कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है। और 34 जो है 1 और 33 के रेशियो में है। और एक जो है वह वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वह डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। लेकिन पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें 8 गो था। इस तरह से संशोधन कर करके अभी 34 को हो गया है। यानी जैसे जैसे उसमें से क्षमता बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, तो उसका जो क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं, आप लोग याद रखिएगा, उसमें से जो आपके बने हैं वो बने सरोज होमी कपाड़िया। और सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में वर्तमान में कुल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। कितना है? 25। और 25वां हाईकोर्ट अमरावती बना है। और अमरावती जो है वह आंध्र प्रदेश में बना है। और भारत के अंदर में आप लोग को पता है कि ट्रिपल तलाक या तलाक जिसको हम लोग 3 तलाक कहते हैं, 3 तलाक को उसको जो कि आपका जो वैधानिक या फिर वैधानिक नहीं, मतलब गैर वैधानिक या गैर कानूनी मान्यता देने वाला पहला हाईकोर्ट जो बना है वो आपका इलाहाबाद बना है। कौन बना है? इलाहाबाद। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और वह महिला का नाम था आपका बेगम करके था, अमीना बेगम करके नाम था। वो जो कि उत्तराखंड की महिला थी, उसी के द्वारा जो कि पहली बार यह केस जो है कि डाला गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 124 में किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट का स्थापना 214 में नहीं है। बहुत बच्चा याद करते हुए कि हाई कोर्ट का स्थापना 214 में है, लेकिन कदापि नहीं। हाई कोर्ट का स्थापना 216 में है। किसमें? 216 में, अनुच्छेद 216 में। 214 अनुच्छेद यही कहता है कि भारत के अंदर में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। यह मूल संविधान में लिखा गया था। लेकिन आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 214 में जो बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में होना चाहिए हाईकोर्ट, उसमें संशोधन करके यह जोड़ा जाए कि भारत के अंदर में एक राज्य जो है कि दूसरे राज्य का भी हाईकोर्ट का कार्यभार संभाल सकता है। 7वां 1956 के तहत। और इसमें एक और प्रावधान यह जोड़ा गया, एक और नहीं 2-3 और बता देते हैं कि 7वां 1956 के तहत पहली बार हाईकोर्ट संभालेगा दूसरे राज्य का भी। दूसरा समझिएगा 7वां के तहत
कि पहली बार राज्यपाल जो होता है वह राज्यपाल जो है कि दूसरे राज्य का भी कार्यभार संभाल सकता है। जैसे बिहार का है तो वह झारखंड का भी संभाल सकता है, यूपी का भी संभाल सकता है, एमपी का भी संभाल सकता है। तो ये जो संभालेगा ये आपका 7वां 1956 के तहत। और याद रखिएगा 7वां 1956 में एक और चीज लाया गया कि आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ वह भी 7वां 1956 के तहत याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो लाया गया था फजल अली समिति के सिफारिश पर ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना शुरू हुआ 1953 ईस्वी में। और पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था जो 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर पुनर्गठित हो गया। याद रखिएगा भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य जो बना था वह आंध्र प्रदेश बना था, और दूसरा राज्य जो बना था भाषा के आधार पर वह आपका गुजरात बना था। कौन बना था? गुजरात। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में संघ शासन व्यवस्था किस देश से? कनाडा से। संघ पूछे, संघात्मक शासन पूछे या फिर संघ राज्य का संबंध पूछे, ये सब कनाडा से लिए है। और कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी लिए हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है वह अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के अंदर में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि भारत के अंदर में जिस भी राज्य का राज्यपाल बनने जा रहा है वह राज्यपाल उस व्यक्ति का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अंतरराज्य परिषद का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्य परिषद, वही अंतरराज्य परिषद जैसे आप लोग को पता होगा कि राज्यों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए या केंद्र राज्य के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतरराज्य परिषद का गठन करे। और अंतरराज्य परिषद का गठन पहली बार अनुच्छेद 263 के आधार पर 1990 में किया गया था। लेकिन अंतरराज्य परिषद के जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और आप लोग को बता दें कि अंतरराज्य परिषद की बैठक जो होती है एक वर्ष में कम से कम 3 बार। कितनी बार? 3 बार। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रख लीजिएगा 248 के तहत। किसके तहत? 248 के तहत अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित होती है। आप लोग को पता होगा संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची अर्थात तीनों सूची जो लिए हैं 1935 अधिनियम से लिए हैं। लेकिन उसमें से अगर पूछेगा कि संवर्ती सूची अलग से पूछेगा कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। और आप लोग को बता दे कि संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को पता है कि जो है कि 5 सूची राज्य सूची के जो 5 विषय है वो आपके ट्रांसफर करके संवर्ती सूची में दे दिए हैं। यानी संवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, अब वह बढ़कर 52 हो गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। यानी संघ सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है दोनों बनाने में तो वहां पर संघ सरकार का बात रखा जाएगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें इस तीनों से जो भी चीज बच गया जोड़ने के लिए उसको अपशिष्ट सूची में रख दिया गया। और अपशिष्ट सूची जो हम लोग कनाडा से लिए हैं और अपशिष्ट सूची का अधिकार हुआ केंद्र सरकार उस पर कानून बनाता है। जैसे कि परमाणु विभाग वगैरह जो होता है वो आपका अपशिष्ट सूची का विषय। याद रखने का प्रयास कीजिएगा अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 249 भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य सूची का किसी विषय पर कानून बनाने का अगर जरूरत पड़ जाए तो वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्यसभा। कौन बना सकती है? राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के साथ। लेकिन राज्यसभा तभी बना सकती है जब अपने 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित कर दे। 2/3 बहुमत के साथ उसे क्या कर दे? पारित। लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर जब कानून बनाने की जरूरत पड़ेगा तो वह राज्यसभा बनाएगा 250 के तहत। किसके तहत? 250। यानी आपातकाल शब्द लगेगा तो 250 में जाएंगे और सिंपली अगर जरूरत पड़े तो 249 के तहत। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और आप लोग को पता है कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर विभिन्न प्रकार के समितियां आती है। जैसे आप लोग को पता होगा, हम भाग बताए थे, भाग 22 गो होता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 22 भाग में से हम रिकॉल करवा देते हैं आपको। 22 भाग में से भाग 1 जो है वह केंद्र राज्य है, और केंद्र विभिन्न प्रकार के संघ शासित प्रदेश है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 के को में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 निर्वासित हो गया है, खत्म हो गया है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भाग 9 है आपका जो है कि पंचायत, भाग 9 का को है नगर पालिका, भाग 9 का खो है सहकारी संघ, और उसके बाद भाग 10 है एससी एसटी, और भाग जो 11 है वह केंद्र संबंध है, उसी पे चर्चा करेंगे अभी आगे। और भाग 12 वित्त, बौ से 12 बौ से वित्त, और भाग 13 व्यापार, भाग 13 व्यापार, और भाग 14 जो है वह आपका विभिन्न प्रकार के अधीन सेवाएं हैं, केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं हैं। जैसे कि आप बीपीएससी का एग्जाम देते होंगे, यूपीएससी का एग्जाम देते होंगे, एमपीपीएससी का एग्जाम देते होंगे, यूपीपीएससी का एग्जाम देते होंगे। ये विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं यह आपका भाग क में है, और उधर हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं 312 315 से जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें 14 का को अधिकरण है, 14 का को अधिकरण है। जैसे आप लोग मोबाइल कोड का नाम सुने होंगे, मोबाइल कोड जो है भारत के अंदर में मोबाइल कोड का स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2007 ईस्वी में किया गया था, हरियाणा के मेवात में। और उसी तरह से लोक अदालत होता है, लोक अदालत का जो पहली बार जो बैठक हुआ था 1985 ईस्वी में आपका जो किया गया था वो आपका दिल्ली के अंदर में किया गया था। उसमें लगभग एक दिन में 150 केस को सुलझाया गया था, दोनों पार्टी को बुला के एकदम फास्ट टू फास्ट करके 150 जो है कि केस को सुलझा दिया गया था। उसको हम लोक अदालत के नाम से जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में विभिन्न प्रकार के अधीन सेवाएं हैं, भाग 16 में कुछ वर्गों के हितों के संरक्षण है, भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 में जो है आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में जो है वह आपका जो है कि संविधान संशोधन, भाग 21 में जो है वह अस्थायी कालीन है, और भाग 22 में जो है हिंदी में रूपांतरण संविधान का होगा। ये सब चीज है। तो उसमें से भाग 11 जो है वह केंद्र और राज्य के बीच को संबंध को दर्शाता है, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर पहली समिति जो आया था राजमन्नार समिति, और इस राजमन्नार समिति का गठन जो हुआ था यह आपका तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 1969 में हुआ था, 1969 को हुआ था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1972 में पेश किया था। और आगे चलकर एक और समिति आती है सरकरिया समिति। सरकरिया समिति भी केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर भी आती है, और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत करता है। उसके बाद एक और समिति आती है पुंछी समिति। कौन सी समिति? पुंछी समिति का स्थापना 2007 में किया गया था, और वह रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया गया था। यानी ये एक प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर किया गया है। और आप लोग को बता दे कि अनुच्छेद 263 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 263 के तहत ही भारत में पहली बार आपका 1990 ईस्वी में अनुच्छेद 263 के तहत पहली बार अनुच्छेद 190 पहली बार 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत पहली बार 1990 ईस्वी में जून 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पहला अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। गठन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। और आप लोग को बता दें अंतर्राज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 3 बार, कितनी बार? 3 बार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ है? 1969 में। सरकरिया समिति गठन 1983 में। उसी प्रकार से पुंछी आयोग 2007 में। उसी प्रकार से शीतलवाड़ समिति है, शीतलवाड़, वही शीतलवाड़ जो भारत के पहले महान्यायवादी बने थे, भारत के पहले महान्यायवादी बने थे, एमसी शीतलवाड़। और महान्यायवादी जो बने थे भारत के पहले एमसी शीतलवाड़, इन्होंने ही 1955 में बताए थे भारत के पहले विधि आयोग, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 ईस्वी में एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था, जो भारत के पहले आपके महान्यायवादी के रूप में काम किए थे। और आप लोग को पता है, ऐसे देखें तो भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आपका उस समय गवर्नर हुआ करते थे विलियम बेंटिंक, उसी के समय किया गया था। लेकिन 1955 में पहला विधि आयोग का गठन शीतलवाड़ के अध्यक्षता में होता है, और तब से लेकर जो है कि विधि आयोग चलते चलते अभी आपका 22वां विधि आयोग बन गया है। और 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके ऋतुराज अवस्थी बने, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का सबसे मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच जो है कि वित्त यानी पैसा का बंटवारा करना, पैसा का बंटवारा करना। और वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और वित्त आयोग का गठन जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं वो 5 सदस्य को मिलाकर प्रत्येक 5वें वर्ष करते हैं, अनुच्छेद 280 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 280 का प्रयोग करके। और भारत के अंदर में पहले वित्त आयोग का गठन जो किया गया था 1951 में किया गया था, और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। और तब से लेकर अभी तक 2024 हम देख रहे हैं, इस वर्ष जो किया गया है आपका 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वह आपके अरविंद पनगड़िया बने हैं। और वही अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले थे। और आप लोग को बता दे 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो एनके सिंह बने थे, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी बने थे, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो केसी नियोगी बने थे। कौन बने थे? केसी नियोगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्र या क्षेत्र दल की मान्यता देने का काम जो करते हैं वो चुनाव आयोग करती है। कौन करती है? और चुनाव आयोग का स्थापना जो किया गया था 1950 में 25 जनवरी के दिन किया गया था, और 25 जनवरी को ही इसीलिए प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे वो सुकुमार सेन बने थे, और तब से लेकर 2024 तक में अभी हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयुक्त जो है वो 25वें नंबर पे काम कर रहे हैं, और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। और भारत के अंदर में आरबीआई के जो मुख्य गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास, वो भी 25वें नंबर के हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। 4 क्वेश्चन बताए थे, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, और उधर बताए थे अनुच्छेद 350 का को और 351। इसको हम रिकॉल करवा देते हैं। भारत के अंदर में हिंदी भाषा जो लिखी जाएगी वो देवनागरी में लिखी जाएगी 343, यानी हिंदी की भाषा जो होगी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी वो 343 में। और 343 में राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था बीजे खरे की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बीजे खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन 344 अनुच्छेद के तहत पहली बार 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955। और पहला विधि आयोग का स्थापना भी 1955, पहला विधि आयोग का स्थापना भी 1955 में किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें 343 344 को कंफर्म हो गए। अब 350 का को यानी कि प्राथमिक शिक्षा, यानी हिंदी में ही प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 350 का को, और लास्ट में हिंदी को प्रोत्साहन, लास्ट में हिंदी को प्रोत्साहन, यानी अनुच्छेद 351 के तहत आपको हिंदी को जो है कि प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का संविधान पहली बार जो हिंदी में लिखा गया था 1987 में लिखा गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 1987 में लिखा गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषा है। क्या मूल संविधान में भी 22 भाषा था? नहीं, मूल संविधान में 14 भाषा। कितना भाषा? 14 भाषा था 8वीं अनुसूची में। और आप लोग को बता दें कि समय समय पर संशोधन करके कुल जो है कि आपका 8 नया भाषा जोड़ा गया। और 8 नया भाषा जोड़ा गया उसमें से आप लोग को बता दें 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत आपको सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद आप लोग को बता दें 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक जोड़ा गया, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। उसके बाद फिर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नया भाषा जोड़ा गया, जिसका नाम है बोडमास, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान में 22 भाषा है, और कहीं भी इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है। लेकिन भारत के अंदर में नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में पंचायती राज का उल्लेख जो किया गया है वो आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है कि आपका 24 अप्रैल को लागू हुआ। और उस समय प्रधानमंत्री थे आपके जो है कि पीवी नरसिम्हा राव, और उसको पंचायती राज को कुल कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिया गया। और आप लोग को बता दें कि पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसका निर्णय राज्य सरकार लेती है। और पंचायती राज के अंतर्गत जो गणपूर्ति या कोरम होता है वो 1/6 होता है। ऐसे सिंपली देखते होंगे आप लोग, सब जगह 1/10 होता है गणपूर्ति, लेकिन पंचायती राज में गणपूर्ति 1/6 होता है। और पंचायती राज को गठन को लेकर भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार की समितियां काम कर रही थी। जैसे पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में जो है कि आपका अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राय समिति, 1986 में एल एन सिंघवी समिति, 1988 में धुंगन समिति, गौडगिल समिति। इस प्रकार से बहुत सारा समिति पंचायती राज के गठन को लेकर आया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं।
आगे और आप लोग को बता दें, भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन 3 राज्य में नहीं है। एक ट्रिक बताए थे, मेमना, मेमना जो कि पकड़ी बच्चा को मेमना कहते हैं, यानी कि मेमीना, मेघालय, उसके बाद मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और नगर पालिका के बारे में बताए थे कि भारत के अंदर में एक राज्य में नगर पालिका नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। और नगर पालिका में बताए थे 74वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन दोनों पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन 1993 जो हुआ था उसको कार्य करने के लिए वो विषय दिया गया है, वो विषय आपका 18 विषय। कितना विषय? 18 विषय याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पंचायती राज के अंतर्गत जो शक्ति दिया गया है पंचायती राज को किस अनुच्छेद में? तो आपको बताए थे अनुच्छेद 243 का जी। हम लोग ने बताए थे घर में जो कि आती है जो घरवाली, उसको हम लोग शुरू में जी जी करके बोलते हैं, यानी उसके पास शक्ति रहता है, कहीं भाग नहीं जाए, यानी जी के अंतर्गत शक्ति। और उसको जो पंचायती राज के अंदर जो वित्त आयोग का गठन करते हैं 243 का आई, क्योंकि पैसा रहता है तो वो आई की तरह खड़ा रहता है, नहीं तो वो झुक जाता है। तो याद रखिएगा 243 का आई हो गया वित्त, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है वह आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है, मात्र 13 दिन, मात्र 13 दिन। और भारत के अंदर में सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा आप लोग बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाए थे सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के समय लाए थे? जवाहरलाल नेहरू के। अविश्वास प्रस्ताव हम पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू के समय लाए थे, लेकिन यह पास नहीं हो पाया था। आगे चलकर हम लोग मोरारजी देसाई को हटाने को लेकर लाए थे, लेकिन जैसे हम ला ही रहे थे वो बेचारा पद छोड़ के भाग गया। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पहले ही अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसीलिए क्योंकि उनके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, रणछोड़ शब्द, रणछोड़ शब्द, यानी रणछोड़ शब्द का संबंध जो है वो आपका मोरारजी देसाई से है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री जो बने हैं वो आपके बने हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन बने हैं? विश्वनाथ, यानी विश्वनाथ पे अविश्वास हो गया, विश्वास पे अविश्वास हो गया, विश्वास पे अविश्वास हो गया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गुलजारीलाल नंदा। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। और भारत के अंदर में पहले राष्ट्रपति जो कार्यवाहक बने हैं वो वीवी गिरी बने हैं। कौन बने हैं? और वीवी गिरी के बारे में बताए थे कि भारत के अंदर में पहला राष्ट्रपति जो कि आपका निर्दलीय था, वो किसी भी पार्टी या दल से नहीं था, उसका संबंध AITU से था, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? द इनसाइडर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, अमर बलिदान, असम समस्या, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये सब पुस्तक की रचना किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन काल में कुल 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। आप लोग को बता दे कि इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु जो हुआ था वो आपके 2018 में हुआ था। और 2018 में जो हुआ था वो 16 अगस्त के दिन हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इनको जो दफनाया गया, उनको जो कि मतलब अंतिम संस्कार किया गया, वो जो किया गया है उनका समाधि स्थल को जो हम लोग जानते हैं उसका नाम है स्मृति स्थल। क्या नाम है? स्मृति स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग जो है कि इसे कवर करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बताना है, सिमलीपाल वन्य विवरण किस राज्य में? उड़ीसा। सिमलीपाल वन्य विवरण उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भितरकनिका भी कहां है? उड़ीसा में। करलापट भी कहां है? उड़ीसा में। चिल्का झील भी कहां है? उड़ीसा में। ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बना है वह कौन बना था? तो वह बना था नीलगिरी। कौन बना था? नीलगिरी। और इसे 1986 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? आप लोग को बता दें, नीलगिरी की चाय बहुत फेमस है। नीलगिरी जो तमिलनाडु में, सॉरी, नीलगिरी जो है वह दार्जिलिंग में, नीलगिरी जो है वह कहां है? वो तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। और आप लोग को बता दें कि नीलगिरी के अंदर में आप लोग को बता दें एक आपका जनजाति पाई जाती है,
है टोडा नाम की जनजाति जो कि भैंस पालने का काम करती है, और टोडा जनजाति जो भैंस पालने का काम करती है उसमें एक और क्वेश्चन बनता है, उसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। और आप लोग को बता दें वह नीलगिरी पहाड़ी आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का भी काम करती है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो दोदा बेटा है, और दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुदी। क्या नाम है? अनायमुदी, याद रखिएगा। और इधर जो हम दार्जिलिंग का बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल के अंदर बात कर रहे थे, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, और दार्जिलिंग के चाय को भारत के अंदर में पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में, और जीआई टैग जो दिया जाता है वह आपका 1999 अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है, और यह कुल 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत 1973 में किया गया था, और भारत के अंदर में टाइगर जो सबसे अधिक पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? मध्य प्रदेश को। लेकिन सबसे अधिक बाघ जो है वो जिम कार्बेट में है। सबसे अधिक बाघ कहां है? जिम कार्बेट में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गेंडा परियोजना कब शुरू किया गया था? 1987 में। गेंडा 1987 में, हाथी बेरोनवे में गेंडा 1987 में, और इसीलिए गेंडा जो या रैनो हम लोग जानते हैं, वह रैनो या गेंडा दिवस 22 सितंबर को गेंडा दिवस। और आप लोग को पता है हाथी परियोजना का शुरुआत 1992 से किए हैं, और आप लोग को पता है कि भारत में हाथी के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वह पेरियार है। कौन सा है? पेरियार केरल में। पेरियार कहां में? केरल में। और आप लोग को बता दे कि हाथी जो है याद रखिएगा, उसे जो विरासत पशु के रूप में घोषित किया 2010 में। कब घोषित किया? 2010 में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रत्येक वर्ष जो हाथी दिवस मनाते हैं, हाथी आजकल का युवा के समान है, यानी कि 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। लेकिन सिंह यानी शेर यानी लायन दिवस 10 अगस्त लायन, और बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ दिवस 29 जुलाई, याद रखिएगा। बाघ दिवस यानी टाइगर दिवस 29 जुलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल आप लोग के पास रख रहे हैं कि लाल पांडा परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? 1996 में। और लाल पांडा का सबसे अधिक जो विस्तार है वो सिक्किम में। कहां में? सिक्किम में। और याद रखें ये सब भी जितना भी पता है ये लुप्त प्राय टाइप के हैं, इसलिए इसको स्पेशली संरक्षण दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को हम बताए कि लाल पांडा 1996 में, याद रखेगा, और गिद्ध संरक्षण 2006 में। गिद्ध संरक्षण 2006 में। और गिद्ध जो विलुप्त हो रहा है वह डाइक्लोफेनॉल नाम के जो है कि दवाई के डाइक्लोफेनॉक नाम के दवाई के कारण, जो कि आपके जानवर सबको देते हैं, उसी को वो लोग खा लेते हैं जिससे कि वो मर जाते हैं। आप लोग का गिद्ध पता है कि गिद्ध को हम लोग पृथ्वी का मेस्तर के रूप में भी जानते थे, जो कि वो सब खा पी के खत्म कर देता है, वो प्रदूषण को रोकने का भी काम करती है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल, आज थोड़ा समय का अभाव था, इसके कारण हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट जल्दी से किए हैं। ऐसे भी सुपर संडे था, थोड़ा समय कम मिलता है, थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह भी हो जाता है, जिसमें थोड़ा परेशानी होता है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए हम समय निकालकर अपना हम पहुंचते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अपने पढ़ाई को जो है कि अपने आप में एक चरम सीमा पर लेके चलिए। आप लोग जो है कि हमें और आप दोनों मिलकर एक नए पहचान बनाएंगे, देश में एक नया ऊंचाई को छुएंगे। बस आपका हमें समर्थन चाहिए, जिस तरह से मिल रहा है, बस प्यार चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मेरे तरफ से 100% आपको मिल रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए। जीके जीएस करंट की लड़ाने की गारंटी एग्जाम में मेरी है। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ध्यान से सुन लीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आपका कमेंट का, आपका उत्तर का मैं इंतजार रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।